देख रहे हैं वर्नलाइजेशन। आपको पता है कि पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने बात की हुई थी फोटो पीरियोडिज्म के बारे में, जो काफ़ी बेसिक वीडियो था। नीट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा था वो। बट अगर मैं बात करूं हायर लेवल के ऊपर, तो बहुत हायर लेवल पे वो वीडियो नहीं था जो है। लेकिन आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वर्नलाइजेशन के बारे में, इसे हर एक लेवल के स्टूडेंट जो है वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। काफ़ी इजी वे में कोशिश करूँगा कि जैसे कि अभी तक कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए हुए हैं, उसी तरीके से वर्नलाइजेशन का ये वीडियो भी हमारे लिए काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा हो। और क्योंकि इस तरह के वीडियो बहुत ही कम बनते हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इस वीडियो में, इन वीडियो को बनाने के लिए। तो ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ जाए जहाँ पे भी भाई लाइक वाइक कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो वर्नलाइजेशन की बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसा कि हम लोगों ने फोटो पीरियोडिज्म के अंदर बात किया था कि जब कोई भी प्लांट ग्रो कर रहा होता है, उसकी जब सीडलिंग ग्रो कर रही होती है या फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा हो, सीड जर्मिनेट कर रहा हो, तो उस टाइम पे केवल एक फैक्टर काम नहीं करता, उस टाइम पे कई फैक्टर काम करते हैं। लाइक अगर लाइट फैक्टर की तरह काम करता है, टेम्परेचर फैक्टर की तरह काम करता है, ड्यूरेशन, कितना लाइट का ड्यूरेशन होना चाहिए ये फैक्टर काम करता है, क्वालिटी लाइट कितनी होनी चाहिए, लाइट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ये बहुत सारे फैक्टर जो है वो एक साथ मिल करके काम करते हैं और प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं। तो वर्नलाइजेशन जो ये टॉपिक होता है, ये प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब जो वर्नलाइजेशन होता है, जैसे फोटो पीरियोडिज्म में मैंने लाइट को एक बेस बनाया हुआ था, वर्नलाइजेशन में टेम्परेचर को बेस बनाया जाता है। मतलब जो वर्नलाइजेशन होता है वो बेसिकली आपका टेम्परेचर के कारण होता है, और वर्नलाइजेशन जो होता है वो कोल्ड टेम्परेचर के लिए जाना जाता है। मतलब बेसिकली ये कोल्ड टेम्परेचर जो है पॉजिटिव वर्नलाइजेशन को शो करता है, और हाई टेम्परेचर जो है वो डी वर्नलाइजेशन को शो करते हैं, मतलब कि निगेटिव वर्नलाइजेशन को शो करेंगे, मतलब कि पीछे की तरफ शो करेंगे। अब बहुत सारे जगह पे आपको वर्नलाइजेशन को एक्सप्लेन किया जाता है, बहुत सारे लोगों ने डीवर्नलाइजेशन को भी एक्सप्लेन कर किया है। फिर डीवर्नलाइजेशन से अगर कोई प्लांट वापस लौट के वर्नलाइजेशन में आता है, तो बहुत सारे लोगों ने रीवर्नलाइजेशन को भी बताया हुआ है। तो आज यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे हमारा जो प्लांट है, अगर उसको हम लो टेम्परेचर दें तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाले होते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाले होते हैं, वर्नलाइजेशन जिसे हम लो टेम्परेचर कहते हैं वो प्लांट के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट डालता है, कैसे फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। साथ ही मैं बताता चलूँ आपको कि वीडियो को आखिरी तक अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें वर्नलाइजेशन अफेक्ट करता है, कौन कौन से ऐसे जीन हैं जिन्हें वर्नलाइजेशन अफेक्ट करता है, जिससे फ्लावरिंग अफेक्ट होती है। तो शुरू करते हैं वर्नलाइजेशन को। तो सबसे पहली चीज़, आपके सामने बगल में एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम के अंदर आपको वर्नैलिन एक केमिकल के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हम लोग आगे अभी बात करेंगे। साथ में यहाँ पे फ्लोरिजन एफ बताया गया है, जो आपकी जीन्स वगैरह होंगी वो हैं। अगर हम उसके बाद बात करें तो यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया डीवर्नलाइजेशन, जिसके बारे में हम बात करेंगे। हाई टेम्परेचर हुआ तो डीवर्नलाइजेशन, लो टेम्परेचर हुआ तो वर्नलाइजेशन। मतलब चिलिंग हुई तो चिलिंग होगा तो वर्नैलिन बनेगा, वर्नैलिन बनेगा तो फ्लावर का प्रमोशन होगा। तो ये पहली चीज़ कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लो मेरे भाई, कि वर्नैलिन जो केमिकल है अगर ये बना तो मतलब वर्नलाइजेशन होगा, मतलब फ्लावरिंग होगी। पहली चीज़ एक चीज़ अपने दिमाग में पहली चीज़ डाल लो कि वर्नलाइजेशन जो है वो फ्लावरिंग को प्रमोट करेगी। वर्नलाइजेशन जो है वो फ्लावरिंग को प्रमोट करेगी, बट वर्नलाइजेशन होने के लिए टेम्परेचर का कोल्ड होना कंपलसरी है। ठीक है। दूसरी चीज़, क्योंकि टेम्परेचर कोल्ड होगा तो वर्नैलिन बनेगा, और वर्नैलिन बनेगा तो फ्लावर बनेगा। मतलब फ्लावर का अगर डेवलपमेंट होना है प्लांट के अंदर, सीड का जर्मिनेशन होना है प्लांट के अंदर, तो फिर भैया टेम्परेचर चाहिए हमको कोल्ड। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो वही चीज़ है कि वर्नलाइजेशन मतलब हमारे सेडलिंग, हमारे फ्लावर, हमारे प्लांट के डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर अगर कोल्ड है, इसी चीज़ को हम लोग वर्नलाइजेशन का नाम देते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन मेनी प्लांट, ये हमें बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। कहते हैं कि अगर आप ऑब्जर्व करें कुछ प्लांट को, तो जिसमें लाइट एक केस बनता है और टेम्परेचर और लाइट दोनों कभी कभी केस बनते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर और लाइट आप दोनों को केस बना सकते हैं। वर्नलाइजेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑफ द स्प्रिंग।
विच लिटरली मीन्स ब्रिंगिंग टू स्प्रिंग कंडीशंस। इसका टोटली जो मतलब होता है, मतलब कि स्प्रिंग कंडीशंस का आना, यही चीज़ हमारा वर्नलाइजेशन कहलाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक एक्सपेरिमेंट टाइप का किया गया जिसमें 2 डिफरेंट स्ट्रेन लिए गए थे, मेनली इन सीरियल्स में किया गया, जिसमें 2 स्ट्रेन थे। कहते हैं कि इफ़ विंटर स्ट्रेन, जो विंटर वाला जो स्ट्रेन था, एक स्ट्रेन लिया गया विंटर का और एक स्प्रिंग का स्ट्रेन लिया गया, और दोनों को जर्मिनेशन कराया गया। देखा गया क्या मिला। इफ़ विंटर स्ट्रेन आर सोन, जब विंटर स्ट्रेन को उगाया गया, एंड ऑफ सितंबर और अक्टूबर दे फ्लावर्स इन समर्स, मतलब एंड ऑफ सितंबर और अक्टूबर में भैया इनमें फ्लावर आ गए, समर्स आते आते मतलब दे फ्लावर्स इन समर्स। ठीक है, आगे कहते हैं कि इफ़ स्प्रिंग स्ट्रेन आर सोन, जब इन्होंने क्या किया कि स्प्रिंग स्ट्रेन को जो है उगाया, तो एंड ऑफ जनवरी, एट द एंड ऑफ कब उगाया, जब इन्होंने विंटर को कब उगाया, एंड ऑफ सितंबर में उगाया, तो फ्लावर जो है वो समर तक आ गए भाई। ठीक है, दूसरे कंडीशन में इन्होंने क्या किया, इफ स्प्रिंग स्ट्रेन, एक जो स्प्रिंग स्ट्रेन था दूसरा वाला था, उस स्प्रिंग सीजन के स्ट्रेन को जब इन्होंने उगाया जनवरी के आखिरी में और फरवरी के आखिरी में, क्योंकि ये 2 महीने हमारे बेसिकली शिशिर कंडीशन होता है, मतलब एकदम कोल्ड टेम्परेचर होता है, तो जब इन्होंने कोल्ड टेम्परेचर के अंदर इसको उगाया तो इन्होंने देखा दे आल्सो फ्लावर इन समर, ये भी आपका समर तक जो है उग गया, मतलब कि इन्हें प्रॉपर जो है कोल्ड टेम्परेचर मिला, इन्हें प्रॉपर कोल्ड टेम्परेचर मिला। लेकिन जब क्या किया गया कि जो विंटर मतलब कोल्ड टेम्परेचर वाला जो स्ट्रेन था, जब उसको जनवरी और फरवरी के आखिरी में भैया उगाया गया, या जनवरी और फरवरी तक उगाया गया, तो देखा गया ओ माय गॉड डू नॉट सो फ्लावरिंग इन समर, ये फ्लावर जो है वो भाई समर में जो है वो ग्रो नहीं किए। कहने का मतलब ये है इसमें फ्लावरिंग नहीं देखने को मिली। अब इससे एक चीज़ पता चला, देखो जो सितंबर में उगाए गए और अक्टूबर में उगाए गए, ठीक है, उनको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर स्प्रिंग सीजन मिला। कहने का मेरे मतलब ये है कि भाई इनको पूरा कंप्लीट लो टेम्परेचर मिला, काफ़ी टाइम तक प्लांट को सफिशियंट लो टेम्परेचर मिला, इसलिए इसमें फ्लावर उग गया भाई साहब। ठीक है, स्प्रिंग वाले स्ट्रेन को लिया, उसको जनवरी के लास्ट में उगाया, भाई इसके पास भी महीने कम मिले इसको ठंड में रहने के लिए, तो भाई इसमें भी फ्लावर तकरीबन हो गए, क्योंकि एक स्प्रिंग स्ट्रेन था, इसको उतना कोल्ड टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है। बट अब इन्होंने क्या किया कि विंटर वाले स्ट्रेन को उठा के लगाया जो है जनवरी और फरवरी में, गलत कर दिया ना। विंटर वाला जो स्ट्रेन है उसको ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा टाइम तक कोल्ड टेम्परेचर चाहिए फ्लावरिंग होने के लिए। तो भाई जब विंटर स्ट्रेन को इन्होंने उगाया जनवरी फरवरी में, तो देखा अरे भाई इसमें तो फ्लावरिंग हुई ही नहीं। क्यों नहीं हुई? वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि भाई एक तो ये विंटर का था, इसको चाहिए था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने, तो आपने इसको छोड़ दिया भाई। और अगर आप इसके 3 महीने निकाल देंगे तो इसीलिए इसके अंदर हमें फ्लावरिंग नहीं। इससे ये बात समझ में आई कि अगर प्लांट के अंदर आपको फ्लावरिंग करानी है तो भाई आपको उसको प्रॉपर कोल्ड टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि कब आपका लॉन्ग डे प्लांट वाला है या शॉर्ट डे प्लांट वाला है। ठीक है ना, मतलब वो ठंडी में ज़्यादा उग रहा है तो भाई आप समझ रहे हो कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है। आप फोटो पीरियोडिज्म इससे निकाल सकते हैं, बट मैं फोटो पीरियोडिज्म को यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा वरना वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और बिना काम का हो जाएगा बच्चों के लिए, नीट के बच्चों के लिए भी। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली जो है इस बात को ऑब्जर्व किया गया कि भाई देखो जो लो टेम्परेचर प्लांट हैं अगर आप उनको जो है लेट कर दोगे लगाने में तो भैया वो उगेंगे नहीं, और अगर आप विंटर वाले को भाई सितंबर अक्टूबर में लगा दोगे तो वो आपको प्रॉपरली जो है वो फ्लावर दे देंगे समर आते आते, मतलब उसको जो है वो एक प्रॉपर क्लाइमेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ही, और इस टर्म को जो सबसे पहले वर्नलाइजेशन टर्म को जो सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था लाइसेंको।
लाइसेंको जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले वर्नलाइजेशन टर्म का इस्तेमाल किया। इस पॉइंट को आप लोग सबसे ध्यान दे दीजिएगा। वर्नलाइजेशन इज डन एट लो टेम्परेचर इन विच जेनेटिक मेकअप ऑफ प्लांट डज नॉट चेंज। देखो, कोई भी प्लांट कितनी देर में ग्रो कर रहा है, कितना क्या कर रहा है, ये कभी भी मतलब इसमें कोई जेनेटिक चेंजेस नहीं होता। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे इंसानों में भी बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो अपने समय के पहले जो है मतलब उनकी दाढ़ी मूछ जो है वो उतनी अच्छे से नहीं आई हुई रहती है। तो क्यों नहीं आई हुई थी भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट की लैक कमी हो सकती है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट। उसी तरह अगर इनको प्रॉपर आप लो टेम्परेचर नहीं देंगे तो इनके अंदर आपको फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो इस पॉइंट को सबसे पहले भाई आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो। जैसे कि एक डेफिनेशन है, एक्सीलरेशन ऑफ एफिनिटी ऑफ फ्लावरिंग बाय चिलिंग ट्रीटमेंट इज नोन एज हॉल एज वर्नलाइजेशन। भाई समझ में आ गया होगा। चिलिंग ट्रीटमेंट अगर आप किसी भी फ्लावर को दो, चाहे वो कैसा भी हो भाई, नेचुरल हो, आर्टिफिशियल मेथड हो, जैसे बर्फ़ वगैरह डाल करके आप उसको चिल करो, वो आपकी मर्जी है भाई। वो कैसे भी आप इसको करो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। और दूसरी बात बोला हुआ है, द कूलिंग ऑफ सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन इज ऑर्डर टू एक्सिलरेट फ्लावरिंग व्हेन इट इज प्लांटेड इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। भाई अगर आप किसी भी सीड को जो है कूलिंग करो तो भाई सीधी बात है उसमें फ्लावरिंग एक्सीलरेट हो जाएगी, फ्लावरिंग बढ़ जाएगी। क्योंकि यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जितना कोल्ड टेम्परेचर आप अगर प्लांट को सीड को सफिशियंट टेम्परेचर आप दे रहे हो तो प्लांट जो है वो ग्रोथ कर जाएगा। वर्नलाइजेशन इज डिस्क्राइब प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए इसमें जो बात लिखी हुई है भाई सीधी सी लिखी हुई है, 0.5 के नीचे का टेम्परेचर या 0 से 5 के बीच का टेम्परेचर दे दीजिए आप प्लांट को, भाई प्लांट के अंदर प्रॉपर वर्नलाइजेशन होगा, प्लांट के अंदर प्रॉपर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें साइट ऑफ वर्नलाइजेशन की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या होता है कि वर्नलाइजेशन, जैसा कि मैंने कहा कि वर्नलाइजेशन आप कहेंगे कि सर ग्रोथ और फ्लावरिंग हो रही है। अब देखो यार, फ्लावरिंग जो होती है वो आपको पता है कि जो हमारा एपेक्स पोर्शन होता है उसके मॉडिफिकेशन से आपकी फ्लावरिंग होती है। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करते थे ना, कर्वेचर बनता था ऑक्सिन के अंदर, तो हम लोग क्या कहते थे कि भाई ये जो एपिकल साइड है इसी पे ऑक्सिन बन रहा है। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि वर्नलाइजेशन जो होता है जब वो फ्लावरिंग करता है तो कहते हैं कि जहाँ पे जब वर्नलाइजेशन स्टार्ट होता है तो बेसिकली प्लांट के एपिकल पोर्शन, चाहे फिर वो एपिकल मेरिस्टेम हो, चाहे वो आपका लीफ हो या फिर चाहे वो आपका रूट हो, एपिकल पोर्शन पे, एपेक्स पे, बड पे, ये नई जगह पे जहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वहाँ पे ये आपको देखने को मिलते हैं। और यहीं पे एक केमिकल को ऑब्जर्व किया गया जिसका नाम रखा गया था वर्नैलिन। और ये जो केमिकल है भाई, इसके साथ में दिक्कत ये आई कि ये केमिकल ना एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, इसको आइसोलेट नहीं किया जा सका, जिसके बारे में ये केमिकल केवल एक हाइपोथेटिकल बन करके रह गया। मतलब इस पे अभी बहुत सारी स्टडी नहीं हुई है, इसलिए जस्ट इसको मानते हैं कि यहाँ पे ये केमिकल बनता है जिसको हम लोग वर्नैलिन कहते हैं। बट अभी इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी नहीं है क्योंकि अभी तक इसको आइसोलेट करके इसके केमिकली इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो वर्नैलिन जो है वो यहाँ पे बनती है, और अगर वो बनती है तो जाहिर तौर पे वो बहुत सारे फैक्टर्स को डिस्टर्ब करती है जिससे कि आपका फ्लावरिंग होता है। अभी कौन कौन से फैक्टर को अफेक्ट करती है वर्नैलिन, अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको पोजीशन पता लग गई कि भाई ये बेसिकली आपके सूट एपिकल मेरिस्टेम पे, रूट एपेक्स पे, एपिकल बड पे, यंग लीफ पे, सीड पे, इन सब जगह पे आपका वर्नलाइजेशन जो होता है भाई वो आपको दिखाई देता है। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे सेल डिवीज़न प्रमोट होता है उन जगह पे ये बेसिकली हमको दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें तो अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग तरह के टेम्परेचर को वैरी करते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि एक सिमिलर तरह का ही टेम्परेचर काम करता है, अलग अलग प्लांट के अंदर आपको अलग अलग तरह के टेम्परेचर देखने को मिलते हैं वर्नलाइजेशन के लिए। जैसे कुछ प्लांट में आपको 1 से 2 सेंटीग्रेड के बीच में मिल जाएगा, कुछ प्लांट के लिए आपको 1 से 4 के बीच में जाना पड़ेगा, कुछ में 1 से 5 के बीच में जाना पड़ेगा। तो हर प्लांट के हिसाब से जो टेम्परेचर है वो आपका चेंज हो सकता है। कहते हैं कि वर्नलाइजेशन दोनों तरह से हो सकता है। अब ये पहले ही मैं आपको बोल चुका हूँ कि भाई ये बोथ मैटर से हो सकता है,
और जैसे कि आर्टिफिशियल भी हो सकता है और आप इसको नेचुरल, तो ये होता ही है। तो आप भाई आइस वगैरह का इस्तेमाल करके, एसी फ्रीज वगैरह का इस्तेमाल करके प्लांट को कोल्ड टेम्परेचर में ग्रो करा सकते हैं, अच्छी सीडलिंग करा सकते हैं। तो देखिए भाई, हमें ग्रो कराना है तो भैया वर्नलाइजेशन देना पड़ेगा। 10 बातों की एक बात ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल मेथड का इस्तेमाल करवा रहे हैं भाई कि आप लो टेम्परेचर कर दो किसी तरह प्लांट का। अब चाहे भाई आप उसमें आइस क्यूब डाल दो, चाहे कूल्ड रूम बना दो, चाहे रेफ्रिजरेटर बना दो, आप कुछ भी कर दो, बस उस पूरे एरिया को कोल्ड कर दो ताकि प्लांट वर्नलाइज करें। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इन्होंने सीड को रखा कुछ टाइम तक, नो कोल्ड एक्सपोजर, भाई कोई एक्सपोजर नहीं हुआ। बट जब एक दो वीक तक इन्होंने कोल्ड में रखा तो देखा प्लांट थोड़े बड़े हुए, इसमें बर्ड्स वगैरह आनी शुरू हुई। और जब 3 से 6 हफ्ते तक जो है प्लांट को रखा तो भैया फ्लावरिंग जो है वो आ गई और ये प्लांट वर्नलाइज्ड हो गए, क्योंकि इन्होंने इसको क्या दिया कि 4 दिन से लेकर के 3 महीने तक इन्होंने प्लांट को वर्नलाइज किया, एक टेम्परेचर दिए। यही मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। देखिए, अगर आप केवल स्प्रिंग सीजन देंगे प्लांट को ग्रो करने के लिए, नहीं करेगा भाई प्लांट ग्रो। जैसे मेरी मतलब बात समझो पहले, अगर आप केवल जनवरी में प्लांट लगाएंगे और 2 महीने होता है, उसके बाद फरवरी मार्च, अब 2 महीने आप स्प्रिंग सीजन है, तो आप अगर ये 2 महीने केवल स्प्रिंग सीजन देंगे तो प्लांट के लिए कैपेबल नहीं है, प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगा। अगर एक विंटर प्लांट है उसको कम से कम आप भाई नवंबर, दिसंबर, जनवरी फरवरी दो, तब जाकर के समर तक भाई वो अपना फ्लावरिंग कंप्लीट करेगा। मतलब तब तकरीबन 3 महीने तो आप उसको दीजिए भाई, तब जाकर के फ्लावरिंग प्लांट अच्छे से करेगा। तो भाई वर्नलाइजेशन का ये एक मेथड होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपके अगल बगल कोई फ्लावरिंग नहीं होगी तो भाई समझ जाओ कि ये प्रोसीजर है उसके अंदर। अब देखिए, उसी में एक टर्म आता है डीवर्नलाइजेशन। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज, जबकि है कुछ नहीं यार इसमें। डीवर्नलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे अगर हम किसी प्लांट को कोल्ड टेम्परेचर दे दिए तो वो वर्नलाइज्ड हो गया। अगर हम उसी को क्या कर दें, हाई टेम्परेचर दे दें, क्या कर दें, हाई टेम्परेचर देना शुरू कर दें, उसके टेम्परेचर को बढ़ा के 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, ऑक्सीजन को थोड़ा कम कर दें, तो इस कंडीशंस में जो प्लांट है भाई वो डीवर्नलाइज हो जाएगा। मतलब कि प्लांट के अंदर ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। इसको वर्नलाइजेशन के रिवर्सिबल प्रोसेस भी कहते हैं। तो वर्नलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो वर्नलाइजेशन हो भी जाता है, वर्नलाइजेशन से डीवर्नलाइजेशन भी हो जाएगा और डीवर्नलाइजेशन से दोबारा रीवर्नलाइजेशन भी हो जाएगा। मतलब अगर आप भैया टेम्परेचर को कम रखेंगे तो डीवर्नलाइजेशन से वर्नलाइजेशन हो जाएगा, और अगर आप जो है टेम्परेचर हाई रखेंगे, हीटिंग मटेरियल एट 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख देंगे, ऑक्सीजन को कम कर देंगे, तो मेरे भाई आपका डीवर्नलाइज हो जाएगा। मतलब प्लांट में ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहली चीज़ ये बताया जा चुका है। अब एक एक्सपेरिमेंट किया, अब ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत ही गजब का है, जो वर्नैलिन को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके रख देगा आपके लिए, क्योंकि ये वर्नैलिन एक थोड़ा सा सवाल था। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जी मेल्कर्स। जी मेल्कर्स ने क्या किया कि एक वर्नलाइज्ड प्लांट लिया, मतलब एक लो टेम्परेचर वाले प्लांट को लिया और उस प्लांट के एपेक्स पोर्शन को काट लिया। जैसा कि मैंने कहा कि एपेक्स पोर्शन जो होता है वहीं पे हमें वर्नैलिन देखने को मिलता है भाई। तो इन्होंने एपेक्स पोर्शन को क्या कर लिया, काट लिया, और एपेक्स पोर्शन को काट करके एक ऐसे प्लांट पे लगा दिया भाई जो वर्नलाइज्ड नहीं था, मतलब हाई टेम्परेचर वगैरह में था। जब इन्होंने उसमें उस ऊपर वाले पार्ट को लगा दिया तो देखा कि अरे कुछ टाइम के बाद ये भी प्लांट क्या हो गया, नॉन वर्नलाइज्ड प्लांट वर्नलाइज्ड हो गया। इसका मतलब ये इन्होंने बताया कि इसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल था जो पूरी प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट किया और इस प्लांट को वर्नलाइज कर दिया। इस बात से ही वर्नैलिन जो है वो केमिकल के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए। अभी तक वर्नैलिन को भाई आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका, इट हैज़ फेल्ड, इट इज़ टोटली हाइपोथेटिकल, मतलब ये अभी पूरी तरीके से जो है वो सही नहीं है। और जो प्लांट इन्होंने यूज़ किया था वो आपका हायोस्माइस नाइजर जो है वो प्लांट को यूज़ किया था। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी। इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने किया था कि भाई जब इन्होंने क्या किया कि वर्नलाइज प्लांट के एपेक्स पोर्शन को नॉन वर्नलाइज प्लांट पे लाया तो देखा
जो नॉन वर्नलाइज प्लांट था वो भी वर्नलाइज हो गया, मतलब कुछ ऐसा केमिकल था जिसने नॉन वर्नलाइज प्लांट को वर्नलाइज कर दिया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सिंपली बात है भाई, ये आपको वर्नलाइजेशन की एक डेफिनेशन ऊपर उठी हुई है कि मेनी प्लांट डू नॉट कम टू फ्लावर बिफोर द एक्सपीरियंस ऑफ लो टेम्परेचर। कई ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर नहीं आते हैं जब तक वो लो टेम्परेचर को फील ना कर लें प्रॉपर। इसी चीज़ को वर्नलाइजेशन कहते हैं। देखिए भाई, ये आपका इसको लो टेम्परेचर नहीं मिला है, बट जैसे ही हमने इसको लो टेम्परेचर दिया, ये इसमें फ्लावरिंग आना आपकी शुरू हो गई। तो प्लांट तो ग्रोथ करेगा, बट उसमें फ्लावरिंग वगैरह या प्रॉपर डेवलपमेंट तभी देखने को मिलेगा। रोजेट स्ट्रक्चर से फ्लावरिंग में तभी कन्वर्ट होगा जब उसको आप लो टेम्परेचर प्रॉपर दोगे। साइट मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि वर्नैलिन एक कंपाउंड होता है जो कि वर्नलाइजेशन के लिए काम करता है। यही वर्नलाइजेशन को एक्टिवेट या स्टिमुलस प्रोवाइड कराता है, मतलब इसको प्रमोट करता है। और ये वर्नैलिन तभी बनता है जब टेम्परेचर क्या होता है, लो। व्हेन द टेम्परेचर इज लो, वर्नैलिन इज फॉर्म। क्या बनता है आपका, वर्नैलिन बनता है। और स्पेशली ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं, शूट और एपेक्स पोर्शंस पे वर्नैलिन आपको देखने को मिल सकता है। कहते हैं कि वर्नैलिन एक हाइपोथेटिकल प्लांट ग्रोथ कंपाउंड है जो कि बस माना जाता है, इसको अभी तक आइसोलेट नहीं किया गया है। वर्नैलिन फॉर्म्ड इन मेरिस्टेमेटिक रीजन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और अगर मैं बात करूं कि लो टेम्परेचर का या फिर वर्नलाइजेशन का अल्टरनेट कौन हो सकता है, या वर्नलाइजेशन का अगर नहीं हो रहा है तो कौन सी चीज़ ऐसी हो सकती है जो वर्नलाइजेशन की तरह काम करती है, वो है जिब्रेलिक एसिड। भाई जिब्रेलिक एसिड भी लो टेम्परेचर पे एक्टिवेट होता है और आपका वर्नलाइजेशन भी लो टेम्परेचर पे एक्टिवेट होता है। तो जिब्रेलिक एसिड भी सीड जर्मिनेशन का काम करता है, प्लांट में फ्लावरिंग का काम करता है। सेम वही चीज़ आपके वर्नलाइजेशन भी करती है। अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, थोड़े से जीन से रिलेटेड बात करते हैं। देखो भाई, जितने नीट के बच्चे थे बस आपके लिए यही वीडियो इतना था, बट अब जो है थोड़ा सा वीडियो एडवांस लेवल पे है, तो भाई इसको सभी लोग देख सकते हैं। बहुत सिंपली तरह से आपको यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया है मैकेनिज्म को बताने के लिए, वो लिया है एरोबडोप्सिस थैलियाना प्लांट को लिया है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि इस प्लांट पे बहुत सारी जेनेटिकल स्टडी होती है। तो क्योंकि इसके जीन्स काफ़ी आइडेंटिकल हैं, तो इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा स्टडी देखने को मिलती है। अब देखिए, जो फ्लावर में जो फ्लावरिंग को प्रमोट करने वाले जो जीन होते हैं, उसमें से कुछ जीन के नाम भाई देखो, आप लोग देख लो। जैसे कि एक जो जीन है वो है FLC जीन। ये फ्लावर लोकस सी जीन होती है जो फ्लावरिंग को रोकती है, रिप्रेसर ऑफ फ्लावरिंग। ये फ्लावरिंग को रोकने का काम करती है। मतलब अगर FLC एक्टिवेट रही तो फ्लावरिंग नहीं होगी। नोट कर लीजिए इसको, अगर FLC जीन एक्टिवेट रही तो फ्लावरिंग नहीं होगी। और FLC जीन को डीएक्टिवेट करने का काम एपिकल मेरिस्टेम में कौन करेगा, वर्नैलिन करेगी। तो भैया FLC जो है अगर लो टेम्परेचर हुआ तो FLC क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी और फ्लावरिंग होगी। क्योंकि यही है जो एक्टिवेट रहेगी तो फ्लावरिंग को क्या करेगी, रोकेगी। बट अगर ये डीएक्टिवेट हो जाएगी तो फ्लावरिंग प्रमोट हो जाएगी। आइए देखते हैं कि इसको डीएक्टिवेट करेगा कौन। कहते हैं कि FLC एक्सप्रेस्ड इन नॉन वर्नलाइज्ड सूट एपिकल मेरिस्टेम। FLC उस जगह पे हाईली एक्सप्रेस्ड होती है जो नॉन वर्नलाइज्ड होती है, बट अगर वर्नलाइजेशन होगा तो FLC वहाँ पे नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे फ्लावरिंग हो जाएगी। FT जीन जो होता है वो बेसिकली फ्लावर लोकस टी जीन होता है। ये फ्लावर को प्रमोट करते हैं, ये फ्लोरिजन फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं। जो आपके फ्लोरिजन वाले जीन हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, तो ये एक तरह से फ्लावर को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, मतलब फ्लावरिंग को प्रमोट करने का काम करते हैं। वहीं पे SOC1 जो जीन है वो भी फ्लावरिंग को प्रमोट करती है, ये भी फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं। FD जीन की बात करें तो ये भी फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं। वहीं पे बात करें VRN जीन की तो ये फ्लावर को रिप्रेस करते हैं। मतलब अगर VRN2 एक्टिवेट है तो फ्लावर जो है वो आपकी जर्मिनेट या मॉडिफाई नहीं होगी, और ये भी वर्नलाइजेशन का विरोध करते हैं भाई। ठीक है, विंटर सीरियल्स में पाए जाते हैं ये आपके। और वहीं पे बात करें VRN1 एंड VIN3 की तो एक्टिवेटेड बाय वर्नलाइजेशन एंड हेल्प इन फ्लावरिंग। VRN1 और VIN3 जो है ये दोनों आपकी फ्लावरिंग को एक्टिवेट करती हैं। अगर वहीं पे बात करें फ्रिगिडा FRI की तो ये आपकी
फ्लावर को प्रिवेंट करती है, मतलब नहीं होने देती। तो देखो भाई, FLC जीन और आपकी VRN2 जीन, ये दोनों फ्लावर को रिप्रेस करते हैं, ये प्रमोट नहीं होने देंगे। बट वहीं पे FT जीन, SOC1 जीन और FD जीन, ये सभी, और VRN1 और VRN3, ये तीनों जो जीन है भाई, ये आपकी फ्लावर्स को एक्टिवेट करती हैं। आइए अब हम लोग थोड़ा सा केस जानते हैं। कहते हैं कि देखो भाई, अगर FLC को हम एक्टिवेट करते, तो मैंने कहा भाई अगर FLC एक्टिवेट है तो फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि ये क्या कर देगा, ये फ्लावरिंग को रिप्रेस करता है। मतलब अगर FLC एक्टिवेट हुई तो फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाएगी भाई। FLC को एक्टिवेट नहीं होने देना है, अदरवाइज फ्लावरिंग नहीं होगी। केवल प्लांट में वेजिटेटिव ग्रोथ ही होगी, क्योंकि फ्लावरिंग जो होती है वो रिप्रोडक्टिव होती है ना भाई। यही तो रिप्रोडक्शन करती है, मेल फीमेल गैमेट्स बनाने का काम। बाकी प्लांट में लीफ वगैरह सब बनेगा, बट फ्लावर नहीं बनेगा अगर FLC जीन एक्टिवेट है तो। अगर FLC इनएक्टिवेट है तो फ्लावरिंग होगी, ठीक है। VRN1 जो है वो वर्नलाइजेशन 1 को प्रमोट करती, VRN3 जो है वो भी प्रमोट करने वाले। ये सभी वर्नलाइजेशन जीन है, ठीक है, जो वर्नलाइजेशन को प्रमोट करेंगे, ठीक है ना। ये एक्टिवेट हो, अगर वर्नलाइजेशन हो रहा है तो ये जीन एक्टिवेट हो जाएंगे भाई। वर्नलाइजेशन कब होगा, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर हुआ, लो टेम्परेचर हुआ, वर्नलाइजेशन हुआ, वर्नलाइजेशन जीन एक्टिवेटेड, एंड व्हेन द वर्नलाइजेशन जीन एक्टिवेटेड, FLC डीएक्टिवेटेड एंड फ्लावरिंग अकर, और फ्लावरिंग वहां पे हो जाएगी। तो यही चीज यहाँ पे बगल में आपको ध्यान में रखने के लिए ये बहुत ही खूबसूरत डायग्राम बनाया। कहते हैं कि देखो भाई, अगर FLC एक्टिव हुई तो कौन कौन सी जीन नहीं एक्टिव होंगी, FT जीन नहीं एक्टिवेट होगी, FD जीन नहीं एक्टिवेट होगी, SOC1, मतलब जो जो फ्लावरिंग प्रमोट करने वाली जीन थी वो एक्टिवेट नहीं होंगी। और अगर ये एक्टिवेट नहीं होंगी तो भाई ये जो है वर्नलाइजेशन नहीं हुआ, FLC एक्टिवेट रहा, तो भैया FD SOC1 सब इनएक्टिव, फ्लावरिंग भी इनएक्टिव, क्योंकि फ्लावरिंग को प्रमोट करने वाले FD FT जीन क्या हो गए, इनएक्टिव हो गए ना भाई। वो तो इनहिबिट हो गए। किसने इनहिबिट किया, FLC ने। तो FLC को अगर आप बंद कर दें तभी फ्लावरिंग होगी, बट FLC तब बंद होगा जब आप इसको लो का टेम्परेचर देंगे। आपने लो टेम्परेचर दिया, वर्नलाइजेशन हुआ, VRN3 और VRN1 एक्टिवेट हो गया, मतलब कि वर्नलाइजेशन वाले जीन एक्टिवेट हो गए, और इसने FLC को क्या कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया। और जैसे ही FLC डीएक्टिवेट हुई, FD FT SOC1 ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं और फ्लावरिंग को प्रमोट कर देते हैं, ठीक है। सिंपली बात है कि FLC जीन एक्टिवेट हमेशा रहता है, उसको डीएक्टिवेट करना रहता है। उसको डीएक्टिवेट करने के लिए वर्नलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, लो टेम्परेचर की जरूरत। आप लो टेम्परेचर देंगे, वर्नलाइजेशन फैक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, VRN3 और VRN1, और ये FLC को डीएक्टिवेट कर देंगे। और फिर उसके बाद जो FD FT SOC1 है भाई, वो एक्टिवेट रहेंगे और वो है फ्लावरिंग को कर देंगे। बट अगर FLC एक्टिवेट है तो ना FT को वो बंद कर देगा, FD को बंद कर देगा और SOC1 को बंद कर देगा, मतलब फ्लावरिंग को प्रमोट करने वाले सारे जीन को बंद कर देगा। तो इस तरीके से वर्नलाइजेशन जो है तमाम तरह के जीन को एक्टिवेट करके FLC को डीएक्टिवेट करता है, जिससे कि फ्लावरिंग जो है वो पॉसिबल होती है। अब यहाँ पे दो प्लांट बताए गए हैं, जैसे कि एक आपका एरोबडोप्सिस प्लांट है और एक आपका विंटर सिरल प्लांट है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। यहाँ कहते हैं कि विदाउट वर्नलाइजेशन, अगर वर्नलाइजेशन नहीं, मतलब अगर लो टेम्परेचर नहीं है तो प्लांट में क्या होगा, एरोबडोप्सिस प्लांट में क्या होगा कि भैया FLC एक्टिव रहेगी। भैया देखो, लो टेम्परेचर नहीं है, नो लो टेम्परेचर है, तो भैया वर्नलाइजेशन नहीं होगा, और वर्नलाइजेशन नहीं हुआ तो FLC क्या रहेगी, एक्टिवेट रहेगी। और अगर FLC एक्टिवेट रही तो SOC1 और FT क्या होगी, रिप्रेस हो जाएगी ना, मतलब कि इनएक्टिव हो जाएगी, फ्लावरिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी। बट अगर जो है वही चीज़, लेकिन अगर विंटर सीरियल की बात करें तो वहाँ पे आपका FLC नहीं होता है, वहाँ पे आपका क्या होता है, VRN1 होता है। विंटर सीरियल में क्या होगा कि अगर वहाँ पे लो टेम्परेचर नहीं है तो ना तो VRN1 एक्टिवेट होगा ना VRN2, क्योंकि ये दोनों क्या हैं आपके, सॉरी VRN2 एक्टिवेट हो जाएगा। VRN2 एक्टिव रहता है क्योंकि VRN2 जो है वो क्या है, ये रोकने का काम करता है। ये क्या करता है, वर्नलाइजेशन को, फ्लावरिंग को रोकने का काम करता है। ये फ्लावरिंग इनहिबिटर फैक्टर है, पहले ही बताया है। बट VRN1 अगर इनएक्टिव रहा तो भाई ये VRN2 को
भाई अगर ये इसके अंदर जान नहीं है तो ये इसको मार नहीं पाएगा, और ये अगर वीआरएन नहीं मार पाएगा तो वीआरएन एक्टिव रहेगा, और वीआरएन अगर एक्टिव रहा तो बाकी के जो फ्लावरिंग जीन है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, और अगर वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे तो फ्लावर इनहिबिट हो जाएगा। तो ये विंटर सीरियल का है, इसमें एफएलसी नहीं होती। एफएलसी आपको एरोप्डोप्सिस में देखने को मिलती है, बट इसके अंदर एफएलसी का काम करने वाला वीआरएन2 होता है। कौन होता है? वीआरएन2 होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एफएलसी जैसा रोल कौन करता है? वीआरएन2 करता है यहाँ पे, इस बात को ध्यान में रखना है। वहीं पे तो ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, लो टेम्परेचर दे दे तो क्या होगा? अगर हम इसको लो टेम्परेचर दे दिए तो वर्नलाइजेशन हो गया, इसका मतलब एफएलसी क्या हो गया? रिप्रेस, एफएलसी खत्म। लो टेम्परेचर दिया, एफएलसी का काम खत्म, SOC1 एक्टिवेट, एफटी एक्टिवेट और एफडी एक्टिवेट, फ्लावरिंग हो जाएगी, है ना। इधर वीआरएन को हमने वीआरएन1 को एक्टिवेट कर दिया, भाई हमने दे दिया ना लो टेम्परेचर, इसको पावर दे दिया, ये एक्टिवेट हो गया, इसने इसको मार गिराया, और एफटी एक्टिवेट हो गया और फ्लावरिंग आपकी प्रमोट हो गई। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि ये था आपका वर्नलाइजेशन, और इस तरीके से जीन आपके होते हैं इसमें अफेक्ट। बेहद सिंपल वीडियो था, कुछ नए चीज़ों को भी जोड़ने का काम इसमें मैंने किया था। आप बताइएगा कि क्या आपको वर्नलाइजेशन की कंप्लीट जानकारी इसके अंदर मिली? अगर हाँ तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस काफ़ी कम बनते हैं, अच्छे वीडियोस हैं, तो भैया प्लीज़ इसको प्रमोट करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।